वरना करना क्या। Hello, friends, a very warm welcome. And in the ongoing series of taking up such important and such, I should say, very, very fundamental topics, today we are taking up postmodernism, जो कि इतना लंबा नहीं होगा जितना हमने पहले लिबरलिज्म को या हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम लेके चलते हैं। फिर भी पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव और सबसे ज्यादा फ्लूइड टॉपिक है, क्योंकि वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो खत्म नहीं हुआ है। इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन। एक नया कल्चर, एक नया आइडिया, एक नया जियो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट, एक नया हेजिमोनिक पॉइंट आएगा और पोस्ट मॉडर्निज्म को इम्पैक्ट करेगा, और उसके हिसाब से पोस्ट मॉडर्निज्म शेप होता चला जाएगा। सो गोइंग विद दिस आइडिया, I will ask Kaushik to again start it, and I will not be intervening as long as not desired. Please go ahead. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. So starting with the important topic postmodernism. तो फ्रॉम द नेम वी कैन से मॉडर्निज्म इसके अंदर में। तो इसका मतलब पहले मॉडर्निज्म है क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं इन ब्रीफ। कि जब इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ एनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो देयर वाज अ न्यू एज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यू एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी विथ रिगार्डिंग टू एवरी अदर इक्विपमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आया था। तो मॉडर्निज्म के अंदर में एज ऑफ रीजन, ह्यूमन इंटेलेक्ट, एज ऑफ डिस्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फिजिसिस्ट नहीं बन सकता जब तक कहीं ना कहीं वो पीएचडी किया हो। तो ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर अप्रोच है उसमें, और एक स्टैब्लिश थ्योरी है। तो हर एक चीज के अंदर में देखा जाता है तो देयर इज ऑब्जेक्टिविटी, रैशनलिटी। तो ये जब डोमिनेट करता है सोसाइटी को, तो कहीं ना कहीं जो लिविंग एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, हर एक इंसान का अपना एक आइडेंटिटी है, उसका एक्सपीरियंस कहीं दब जाता है। वो दिखा गया 1920 सेंचुरी में, इन द मोस्ट फेवरेबली इन द कोलोनाइज्ड सोसाइटी एज वेल एज इन द वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन के समय। तभी जाकर के 1960 70s में धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज टेकिंग शेप। इट डिराइव्ड आइडिया फ्रॉम फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर नीशे, फ्रेडरिक नीशे। उनके जो जो उनका जो आइडिया था विथ रिगार्डिंग टू द सोसाइटी, वो बात करते थे कि जो ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन है, इट इज जस्ट एमलेस, ऑब्जेक्टिव लेस है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मोरालिटी नहीं है। एंड एवरीवन इज ओनली ओनली फोकसिंग ऑन पावर, पावर सेंट्रिक सिस्टम है। एंड एक सुपरमैन एट्रीब्यूट रहेगा जो लीड कर रहा है सोसाइटी को, रादर देन एक एथिकल पर्सन। तो ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट रियलिस्ट। तो रियलिस्ट जो कॉन्सेप्ट उस समय आता है इन द आयर, ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, रिलेटिविटी है हर एक चीज का, मोरालिटी कोई मतलब ही नहीं है। तो निहिलिज्म आता है, निहिलिज्म, इसका मतलब कोई एग्जिस्टिंग, कोई पर्पस ही नहीं जीने का। तो वहीं से एक टूल आता है विथ रिगार्डिंग टू कि जो ह्यूमन का सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट इज जस्ट एथिकल, मॉरल, ह्यूमैनिटी, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग है। तो इसलिए फीचर जो पोस्ट मॉडर्निज्म का है कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है। पहला, कि देयर इज नथिंग सच एज रियलिटी। जो रियलिटी दिखता है, इट इज अ परसीव्ड नोशन फ्रॉम द फाइव सेंसेस। जो असली में है, फॉर एग्जाम्पल रेनबो, रेनबो दिखता नहीं है, रेनबो बस परसीव होता है, असली में लाइट सिर्फ एक ही है। तो जो रियलिटी है, इट इज बस परसीव है। देर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। दिखने में तो कलर ग्रीन है, लेकिन ग्रीन कलर नहीं है, ग्रीन और रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो कलर ग्रीन दिखता है, लेकिन बाकी का कलर ऑब्जॉर्व करता है। तो देर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। देर इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके पीछे में पीएचडी, एमएससी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। कोई अलग से कोई इंसान अगर कोई खुद में वो इंटेलेक्चुअल है, खुद में वो जानकार है, वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि देर इज अ हेजमनी बाय द elite institution around the world regarding the physical sciences as well as social sciences. फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिम, ये बात करते हैं कि जो नॉलेज है, इट इज नॉट अचीवेबल टोटली, 100% कभी अचीव नहीं कर सकते। हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहेगा, हमेशा एक रिलेटिविटी रहेगा। एंड द सेम टाइम आइडिया जो हम लोग देखते हैं, अचीव करते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हेगलिज्म, कि आइडिया से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, वो बात, वो भी हेजमनी है, कभी भी खुद से समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पिंक कलर जैसे। तो पिंक कलर विमेन के लिए कौन जोड़ा गया? विमेन खुद ही पिंक कलर के पास, उनको खुद ही पसंद है, कि कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर ऐसा था सोसाइटी का कि पिंक कलर उन पर थोपा गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पोस्ट मॉडर्निज्म उठाया जाता है।
तो ये बेसिक फीचर्स हो गए पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म वी हैव डिस्कस। तो पोस्ट मॉडर्न वो क्रिटिसाइज करता है साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज ऑफ रीजन को बताते हैं कि एज ऑफ रीजन से ह्यूमन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म रह गया, उसका जो खुद का एग्जिस्टेंस है वो नहीं आया। कहीं ना कहीं इसी समय में देखा जाता है 1970 80s में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आता है। उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं था, पहले रियलिज्म आर्ट में था और माइन्यूट डिटेल में फोकस करना है। लेकिन इस समय एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्यों आता है? क्योंकि आर्ट और फोटोग्राफी दोनों एक तरह से, फोटोग्राफी जो काम है वो कैप्चर करना होता है मोमेंट को। जब फोटोग्राफी कर ही पा रहा है तो जरूरत क्या है रियलिज्म का इन आर्ट? दैट इज वाई आर्ट टॉक्ड अबाउट कि एक हर आदमी का एक लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक इमोशन होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आता है कॉन्सेप्ट। तो इसी समय फिर देयर वाज अ टॉक अबाउट की ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, और आपको आप सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइज पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख सकते, आपको वेस्टर्न लेंस से नहीं देख सकते, आप कॉलोनाइज जो सोसाइटी है उसके तरफ से देखना चाहिए, आपको एशियन वैल्यूज को फोकस करना चाहिए। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म टॉक्ड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज किए। एट द सेम टाइम इट क्रिटिसाइज डिस्कोर्स इन साइंस, जो इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन उसको मॉडर्निज्म में डिस्कस। देन तो इंपॉर्टेंट कौन कौन थिंकर है? जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, ये बात करते हैं मेटा नैरेटिव, ये क्रिटिसाइज करते हैं मेटा नैरेटिव क्या है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पहले ब्रिटिशर जब जब नहीं, जब आप नाम बोल रहे हैं ना, जब आप कोई नया नाम बोल रहे हैं तो आप थोड़ा उसको रिलैक्स होकर थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं, ताकि हम उसको रिवाइज करने में हमें मदद मिले। ओनली नेम आई एम सेइंग, प्लीज कंटिन्यू। सर रिगार्डिंग द फर्स्ट वन, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, he was a first thinker. He discussed कि regarding the meta narrative, he criticized the meta narrative concept. Example, अगर जो ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो बात करते हैं कि ब्रिटिश ने सिविलाइजेशन लाया इंडिया के लिए, उन्होंने मॉडर्नाइज किया पूरा इंडियन सिविलाइजेशन को, तो मेटा नैरेटिव है, बड़े नैरेटिव है। लेकिन उसके अंदर में और क्रिटिक है जो इंडियन सेंट्रिक लीडर्स बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दलित पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव, नेशनल पर्सपेक्टिव। तो वो बात करते हैं जो दिखता है एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है बाय द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर, जरूरी नहीं वो सच्चाई रहे। देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ डिस्कोर्स, डाइवर्सिटी इन डिस्कोर्स विच शुड बी प्रमोटेड। तो इनका कॉन्सेप्ट आता है। देन दो इंपॉर्टेंट थिंकर है, फुको एंड डेरिडा। तो फुको बहुत फेमस है, उन्हीं से सब चीज डिराइव होता है। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, मल्टीकल्चरलिज्म, कहीं ना कहीं उनका एक देन है। दोनों एक तरह से एलीट फ्रेंच थिंकर है उस समय के। वो फिर एस्टैब्लिश करते हैं विद रिगार्ड टू सेवरल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कोर्स, वो बात करते हैं कि जो डिस्कोर्स है इन द साइंटिफिक रियल्म, साइंटिफिक फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा, इट इज वेरी कंट्रोल्ड, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एलिट, कंट्रोल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन और थ्योरी। तो वो बात करते हैं जो डिस्कोर्स होना चाहिए, इट शुड बी वेरी डाइवर्स, हर कोई स्टडी कर सकता है। देयर हैज टू बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग साइंस। जरूरी नहीं है कि जो साइंस जो बोल रहा है वही सही है। फॉर एग्जाम्पल बिग बैंग थ्योरी आज बोला जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही अल्टीमेट ट्रूथ है। देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो डिफरेंट ट्रूथ का बात करते हैं। ही आल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो पावर है, इट इज नॉट ओनली डिराइव्ड फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। पावर फ्रॉम बिलो, पावर डिफ्यूज्ड है, पावर को स्ट्रक्चर, जैसे मनी डिफ्यूज्ड है, मनी कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ, जैसे इकोनॉमिक्स में होता है, वैसी पावर होता है। सोल है पीएसआर का, जो बेसिक एलिमेंट है पीएसआर का। पावर इज लाइक अ मनी इन पीएसआर। तो पावर कहीं से ओरिजिनेट नहीं होता, कहीं कहीं से कल्मिनेट नहीं होता है, वो डिफ्यूज होता है, वो हर जगह है, हर जगह अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कैसे आप यूज करें पावर को। आप अच्छा काम के लिए भी कर सकते हैं, गलत काम के लिए कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्रिटिक करते हैं, वो इट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंटेलिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से लेकर के टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं टू टू जनरेट द आइडिया ऑफ कॉन्फॉर्मिटी, टू जनरेट द आइडिया ऑफ की जो स्टैब्लिश्ड ऑर्डर है उनको सपोर्ट मिलना चाहिए विथ रिगार्डिंग टू द लेजिटिमेसी ऑफ द रूल। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है इसमें। और प्लस वो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है वो आम जनता को भला के लिए यूज नहीं हो रहा है, वो सर्वेलेंस सोसाइटी क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड, उन लोग के हिसाब से बात किए थे, इंडिया के हिसाब से क्रिटिक नहीं किए थे, तो वहां के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी कार्ड हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गया। सब में गवर्नमेंट ट्राई करते कि जनता को ऐसे कंट्रोल है एक तरह से। तो गवर्नमेंटेलिटी की बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज इन पावर। देन ही टॉक्ड अबाउट कि नॉलेज अगर जिसके पास ज्यादा होता है, इट
creates a power, वो power of discourse establish करते हैं, knowledge supreme है. That is why Britisher in India used, for example, 1790 में और 1785 के आसपास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टैब्लिश किया था, साथ ही साथ मदरसा कॉलेज, एंड एट द सेम टाइम हाँ, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल बाय डॉक्टर विलियम जोन्स. यस सर, इन 1785 1784 ना, 1784. 1784, हाँ हो सकता है उसी अराउंड हाँ, से. और फिर उसके बाद आपका 90s में बनारस में, कलकत्ता मदरसा. ऐसा कलकत्ता मदरसा है ना बनारस में, और तो वो इसलिए स्टैब्लिश है ताकि जो आपका नॉलेज है फॉर द सोसाइटी उसको यूज करे. और फिर वेलेस्ली ने जब स्टैब्लिश किया फोर्ट विलियम में कॉलेज, जो कॉलेज है सर रिगार्डिंग द ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट इन इंडिया, ताकि वो उनको डिस्कोर्स सिखाया जा सके, नॉलेज सिखाया जा सके कि कैसे वर्क करता है सोसाइटी. तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज. तो इट इज डिराइव्स द पावर. फिर बात करते हैं कि जो आजकल का सोसाइटी है इट इज वेरी कॉन्फॉर्मिस्ट. वहां पर रेबेलियन एटीट्यूड नहीं है. क्यों? क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही कॉन्फॉर्मिटी प्रमोट करता है. फॉर एग्जांपल अमेरिकनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में एक ही कॉन्सेप्ट है, हर कोई कपड़ा सेम पहनना है, ट्रेंड भी सबका हर जगह सेम हो रहा है, चाहे वो H&M का देखा जाए, फिर जाए जूडियो, सब में देखा जाए सेम ट्रेंड सेम. तो कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन फोकस कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी का बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये डिस्कस अबाउट दैट. देन ये बात करते हैं कि सिर्फ पावर कंट्रोल सिर्फ इसमें नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, ये सेक्स के ऊपर भी है. इसलिए बात करते हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल लिबरेशन. उसी में फिर आता है अलग डिस्कोर्स आता है, उसमें आता है क्रिटिकल जेंडर थ्योरी, कि जेंडर और सेक्स दोनों डिफरेंट होता है. जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, वेर इज सेक्स इज बायोलॉजिकल डिफरेंट. उसमें मेल और फीमेल होता है, लेकिन जेंडर बहुत टाइप का हो सकता है. तो उन्होंने पहला स्टैब्लिश किया LGBT को, उसको आज तो बहुत ज्यादा उसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन. देन ऑन हिज पर्सपेक्टिव डेरिडा अपने कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, धर्मा. धर्मा जो है इट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग इन इंडिया, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हुए रिलीजन बोलता है. रिलीजन कैनॉट मेक टोटल सेंस ऑफ धर्मा एज अ, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज, उनका जो इतिहास वो टोटली डिफरेंट है इंडिया का लैंग्वेज और इतिहास से. हिस्ट्री और कंटेक्स्ट डिफरेंट है, इसलिए जो धर्मा कॉन्सेप्ट है इंडिया में डिफरेंट है, वहां पर डिफरेंट है. इसलिए वी नीड टू डीकंस्ट्रक्ट एवरी लैंग्वेज. तो लैंग्वेज के अंदर में देयर हैज टू बी डीकंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल कैट, एग्जांपल होता है कैट का. अब कैट जो है वो क्या है, क्वेश्चन उठाते हैं. कैट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 legs, 2 eye, नाक एक, या फिर एक पेट, ऐसे फर, वो हो गया पूरा कैट की. कुछ पर्सपेक्टिव है, कैसे पता चलेगा कैट है, डॉग क्यों नहीं है वो. तो हर एक एस्पेक्ट को डीकंस्ट्रक्शन की बात करें, हर एक लैंग्वेज को मॉडल, क्योंकि लैंग्वेज गिव्स यू पावर. लैंग्वेज के कारण ही आपके पास कंट्रोल होता है. जिसके पास लैंग्वेज वही कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वेदास और किनके हाथ में था पहले, जो संस्कृत लैंग्वेज था, बाकी सब इट वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण क्लासेस, जो ब्राह्मण प्रीस्ट उनके हाथ में था. दैट इज वाई इट क्रिएटेड मेटा नैरेटिव कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है द्विज का, बाकी सब इट वाज मोस्टली सेंटर्ड टुवर्ड्स द ब्राह्मणिज्म. तो लैंग्वेज जो है ना, इट क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अ हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी एज वेल एज अ पावर. इट क्रिएट्स अ माइंड कंट्रोल. इसलिए लैंग्वेज से बात करते हैं. देन ही टॉक्ड अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. जो इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है इट इज अ वेरी ऑपरेसिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हर चीज, वो चाहे वो पेट्राइकल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टेट का स्ट्रक्चर हो, इट इज टॉप डाउन. वो पावर नहीं मिल रहा है. तो वो पोस्ट स्ट्रक्चर में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर डिफ्यूज होना चाहिए, मल्टीपल सोसाइटी होना चाहिए, मल्टीपल लोकल बॉडीज, फेडरलिज्म होना चाहिए, ताकि आम नागरिकों को पावर मिल सके. फिर इंटरप्रिटेशन में बात करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता कि जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन इट ब्रॉट मॉडर्निटी टू द इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सोशल रिफॉर्म उनके कारण हुआ, लेकिन वो एक इंटरप्रिटेशन है. वो इंटरप्रिटेशन है बाय द कैम्ब्रिज स्कूल. अलग इंटरप्रिटेशन क्या नेशनलिस्ट स्कूल का, कि राजा राम मोहन रॉय के कारण ही हुआ मॉडर्नाइजेशन, उसके अलावा बाकी लोग आते हैं. फिर दलित पर्सपेक्टिव क्या है, राजा राम मोहन रॉय के कारण हुआ, लेकिन दलित उस समय इनका कोई रोल नहीं था, बाद में हुआ 1920s में आते. तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन. तो डेरिडा जो बात करते हैं ये आगे. फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वी डिस्कस की इट इज अ क्रिटिक ऑफ ग्रैंड नैरेटिव. वन नैरेटिव नहीं होना चाहिए, मल्टीपल नैरेटिव होना चाहिए. देन रिजेक्शन ऑफ द फिक्स स्ट्रक्चर. हर एक का एक अलग अलग स्ट्रक्चर है. फिजिक्स में आपको अगर ऐसे ही पढ़ना है तो उसी तरीके से पढ़ना है, बेस हर एक चीज का स्ट्रक्चर है. तो बोलते हैं कि इससे क्या होता है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन है, दे बिकम वेरी रोबोट ओरिएंटेड. वो इन पर कंट्रोल होता है स्ट्रक्चर का. देन
पावर डायनेमिक बात करते हैं, पावर डायनेमिक डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज एज वेल एज इट इज डिपेंडेंट ऑन कल्चर एंड हिस्ट्री। तो उस पर अगर आप क्रिटिसाइज इसलिए करना, उसको क्रिटिक से देखना चाहिए। एंड लास्ट इज लिव्ड एक्सपीरियंस। कभी भी हिस्ट्री में जब भी बात करते हैं ऑलवेज टॉक अबाउट न्यूमिस्मेटिक हिस्टोग्राफी, लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस से बात नहीं करते कि कौन ना आम जो जान मानस है वो कैसे रहते थे उस समय। कहीं ना कहीं लिव्ड एक्सपीरियंस कहाँ से में आता है, नाटक से समझ में आता है, सीधा पढ़कर में समझ में आता है, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो वो पेंटिंग्स, पेंटिंग्स में भी आता है, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। कंपनी से पेंटिंग, बाजार हो गया, अदर एस्पेक्ट, काली घाट पेंटिंग हो गया, सब लिव्ड एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल 1971 वॉर जब बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर, एक फैक्ट हो गया कितने लोग मरे कैसे, लेकिन हर एक इंसान का अपना अपना जो लिव्ड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वॉर वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या वो एथिकल था अनएथिकल था। तो ऐसा हम यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में ये बोल सकते हैं। ये सर चलिए। रिगार्डिंग सर, तो पोस्ट मॉडर्निज्म, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर में ही फिर अलग अलग थ्योरी स्टार्ट हुआ। उसमें एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आता है, जिससे बात होता है कि जो कॉलोनीज है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल रिपरकशन नहीं झेल रहा आज तक, वो साइकोलॉजिकल भी झेल रहा है। तो फ्रांसिस फजॉन वो बात करते हैं कि कॉलोनियल डिस्कोर्स के अंदर में जो हिस्ट्रोग्राफी है फॉर द कॉलोनियल सोसाइटी, इट शुड बी ड्रिवन ऑल्सो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, बिग एग्जाम्पल है इंडिया में डायबिटिक केसेस जो है, इट इज ड्यू टू द फैमिन दैट वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय द ब्रिटिशर। ब्रिटिशर के कारण फैमिन इम्पोज हुआ, फैमिन के कारण हम लोग का जो पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर है, इट वाज बेस्ड ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कम हो गया, और कार्बोहाइड्रेट कारण फिर डायबिटीज होता है आज भी। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू भी है। तो जेंडर स्टेरियोटाइप हो गया, बाकी सब, तो इकोनॉमिक सोशल और साइकोलॉजिकल तीनों। एडवर्ड साड बात करते हैं कि ओरिएंटलिज्म के अंदर में कि जो वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट था, इवन ड्यूरिंग 1830s में जेएस मिल का हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर टीवी मैकॉले का हो गया, वो हमेशा ओरिएंटल लेंस और उस समय लेंस से कि देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसा है। वो एशियन वैल्यूज की बात नहीं करते, वो एंशिएंट सेंट्रिक बात नहीं करते। दैट इज वाई ही टॉक, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक सेवियर कॉम्प्लेक्स है, वाइट्स मैन बर्डन है कि हम सेव करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का फीचर्स क्या क्या होना चाहिए थ्योरी के अंदर में, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी सिलेबस में भी लिखा हुआ, यूपीएस सिलेबस में पार्ट 2 में, सेक्शन 2 में, दलित पर्सपेक्टिव, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव है उनका क्या पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग टू नेशनल नेशनल मूवमेंट, वो लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनाइज पॉपुलेशन। आप हमेशा बात कर रहे हैं फैक्ट डेटा और एग्जैक्ट हिस्टोग्राफी न्यूमेस्मेटिक, आप आर्कियोलॉजी का सर्वे का बात, लेकिन आप लिव्ड एक्सपीरियंस बात नहीं कर रहे, उनको कैसा फील होता है आज, कैसा होता है, उनके पूर्वज क्या सोचते हैं। तो लिव्ड एक्सपीरियंस हो गया। देन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस वी हैव डिस्कस कि हर दिन का अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है, उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए ब्रिटिशर खराब होंगे, किसी के लिए हो सकता है जिंदगी में इंप्रूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज के हिसाब से देखा जाए तो 2018 में देयर वाज अ भीम कोरेगांव केस, तो उसमें दलित पर्सपेक्टिव वाज डिफरेंट, नेशनलिस्ट में मराठा था, तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंट था। देन क्रिटिसिज्म मेटा नैरेटिव, इट डिस्कस कि जो नैरेटिव है वर्ल्ड वाइड कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज अ वेरी एपिटोम ऑफ सिविलाइजेशन, इट ब्रॉट अबाउट मॉडर्निटी अक्रॉस द वर्ल्ड, वो मेटा नैरेटिव बड़ा नैरेटिव है। तो ये बात करते हैं माइक्रो नैरेटिव का, हर एक नैरेटिव छोटा अंदर में होता है, उसको लेके आना चाहिए। इट आल्सो क्रिटिसाइज द यूरो सेंट्रिक अप्रोच इन एवरी कॉन्सेप्ट, नॉर्मेटिव में, एम्पिरिज्म में, सब जगह। करेक्ट। और बात करते हैं अस वर्सेस देम नहीं है, देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड फॉर मिडवे बिटवीन द ओरिएंटलिज्म एज वेल एज वेस्टर्न वैल्यूज। तो इंपॉर्टेंट दो और इंपॉर्टेंट आते हैं, दोनों इंडियन ही है, गायत्री स्पिवाक और होमी के बाबा। तो गायत्री स्पिवाक बात करती है रिगार्डिंग सब ऑल्टरनेटिव, सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। वो बात करती है कि सब ऑल्टर्न का हिस्ट्री में प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। एट द सेम टाइम सब ऑल्टर्न जब चाहते कि वो बोले, अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करे, तो जो एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर है वो दबा देता है। दैट इज वाई वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ रूट, जहां पर मीडिया के अंदर में हर जगह का सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव आना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड में हो गया, चाहे मीडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लोक जल नायक कोई, फिर और जैसे ये सूरज हेंगड़े जो लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, अलग से एक छोटा सा रहता है दलित टैलिटी एक आता है अलग से, तो वो एग्जाम्पल आ गया सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव का। देन होमी के बाबा वो बात करते हैं रिगार्डिंग कि जो कॉलोनाइज सोसाइटी है वो दो परेशानी से गुजरते हैं। पहला, वो इमिटेट करते हैं,
कॉलोनाइजर को, वो कैसे कपड़ा पहनते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरे को भी ऐसे ही बोलना चाहिए, उसी से डिनोट होता है इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर में साइकिक में था पहले, अब धीरे धीरे टूट रहा है ओवर द इयर्स, लेकिन पहले था। सूट जो पहन रहा है वो थोड़ा ज्यादा सुआव है, ज्यादा साइकोलॉजिकली अवेयर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो गाँव में रहते हैं। तो ये जो इमिक्री है, मिमिक्री है ऑफ द कॉलोनियल पावर, ये देखा जाता है कॉलोनाइज सोसाइटी के अंदर में। फिर वो बात करते हैं जैसे, और कॉलोनाइज सोसाइटी का पावर क्या है, कॉलोनियल पावर का ओवरऑल न्यू इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनाइजेशन में क्या उनका रोल है कि दे टॉक अबाउट न्यू लिबरल अप्रोच और मल्टी, और जब ग्लोबलाइजेशन करते हैं तो देर इज ए होमोजेनिटी, उसके कारण वो सेट स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब अमेरिका इंटरवीन करेगा, फॉर एग्जांपल अभी बांग्लादेश में उन्होंने शेख हसीना को वीजा भी नहीं दिया, तब वो जस्टिफाई रहता है। लेकिन सेम एट द सेम टाइम जब इंडिया जब बात करे विद रिगार्ड टू पन्नू जो इंडिया को थ्रेट करते तो जस्टिफिकेशन डिफरेंट रहता है। तो जो ये पर्सपेक्टिव है, ये उनके पास नॉर्मेटिव पावर है, यूएस के पास, कैनेडियन के पास, जो बाकी कॉलोनाइज सोसाइटी के पास नहीं है। तो ही टॉट अबाउट हाइब्रिडिटी, बीच का होना चाहिए, जो पेरिस्मेटिक सोसाइटी अचीव कर। पेरिस्मेटिक मतलब होता है ना पूरा ट्रेडिशनल ना पूरा मॉडर्न, बीच के कि ट्रेडिशनल एलिमेंट भी है मॉडर्न एलिमेंट्स भी है। तो इंडिया एक तरह से पेरिस्मेटिक सोसाइटी का एग्जांपल है। तो बोलते हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। तो ये होमी के बाबा हुआ। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीकल्चरलिज्म, इन्हीं के एस्पेक्ट है। वो पहला एस्टेब्लिश हुआ कनाडा के अंदर में फर्स्ट टाइम, क्योंकि वहां पर पहली बार देवर लार्ज इमिग्रेशन फ्रॉम द एशियन कंट्री टू कनाडा एज वेल एन यूएस। तो कैसे डील करें फर्स्ट इमिग्रेंट्स हैं, तो उन्होंने एक स्टैब्लिश किया क्या होना चाहिए। तो दे टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्टिव कल्चर, हर एक कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, डाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट करेंगे, एट द सेम टाइम हर एक कल्चर को आप सेलिब्रेट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो उसके अंदर में फेमस जो इंटेलेक्चुअल है विल किम किमलिका, वो बात करती है माइनॉरिटी राइट्स अंडर द मल्टीकल्चरल प्रिंसिपल। उसके हमें तीन एस्पेक्ट है, सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलीएथनिक राइट एंड रिप्रेजेंटेटिव राइट। तीनों में एग्जांपल है कि जो माइनॉरिटी है उनके पास अधिकार है कि खुद को वो गवर्न कर सके। फॉर एग्जांपल इंडिया में सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल जो दिया जाता है, तो अधिकार है। वैसे ही कनाडा के अंदर में अलग अलग जोन है जहां पर आपके पास लोकल बॉडी में आपका ऑटोनॉमी दिया जाता है। एट द सेम टाइम है ना, यस, कनाडा में कौन सी जगह है यार वो, करिए, है ऐसा कनाडा में इंक्लेव्स है ना हाँ इनक्लेव्स याद, अपने। इनक्लेव्स है, एग्जैक्टली इनक्लेव है। तो वैसा हो गया। देन सेकंड इज, तो सेल्फ गवर्नमेंट राइट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि सब नेशनलिज्म प्रमोट होता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कभी कभी सेशनेशन प्रमोट होता है। फॉर एग्जाम्पल नागास बोल, अगर इंडिया में जो इंसरेंसी स्टार्ट हो रहा था कि हम लोग को अलग होना है, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म है इसका। एट द सेम टाइम पॉलीएथनिक राइट में बात होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो कम्युनिटी है, इसको हम लोग एक तरह से अलग अलग ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टैंडिंग इन द लैडर ऑफ प्राइवेशन एज वेल एज इन प्रिविलेजेस। तो उसमें एग्जांपल ऐसे सरिया कोर्ट हो गया कि फॉर एग्जांपल हम लोग अलग ट्रीट करते हैं रिगार्डिंग पर्सनल लॉस इन इंडिया, तो वो एक एग्जांपल हो गया। देन रिप्रेजेंटेटिव राइट्स, इससे मतलब है कि हर एक जो माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए गवर्नमेंट में, मीडिया में, इस इंस्टीट्यूशन में, हर जगह। तो एग्जांपल इंडिया में आर्टिकल 15-16 के अंदर में ओबीसी, एसटी, एससी, बाकी लोग के लिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट राइट्स हो गया। टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरिज्म तीन टाइप है। पहला लिबरल मल्टीकल्चरिज्म, ये बात करते हैं जॉन रोनोस प्रिंसिपल पर, डिफरेंस प्रिंसिपल, जो लीस्ट एडवांटेज है उसको आप सपोर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम स्टेट का रोल न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा आप ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसा सोसाइटी है उसके हिसाब से ढलेंगे, इंक्लूसिव बनेंगे, टॉलरेंस रहेगा आपस में, फ्रीडम एक्सप्रेशन रहेगा, स्पीच रहेगा, सब रहेगा। प्लूरिस्टिक बात करते हैं रिगार्डिंग कि आप नया ना ओनली कि आप सपोर्ट करेंगे, आप सेलिब्रेट भी करेंगे डिफरेंसेस। ईजा बर्लिन बात करते हैं रिगार्डिंग कि आप हाइब्रिड सोसाइटी को प्रमोट करेंगे, आप कल्चर, आप हर एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को आप एक तरह से प्रमोट करेंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कल्चर, ब्लैक अलग हो गया। तो कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरल में बात होता है कि मिक्स, यूएस जैसे बात है मेल्टिंग पॉट, इंडिया सैलड है, सैलड बोल, लेकिन यूएस मेल्टिंग पॉट है, वहां पर एक डोमिनेट, तो आप मिक्स हो जाओ, आप इंटीग्रेट हो जाओ, तो उसमें अलग बात होता है। देन भीखू पारेट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल है रिगार्डिंग मल्टीकल्चरिज्म। ही टॉक्ड अबाउट थ्री एस्पेक्ट। पहला कि
आप सपोर्ट करेंगे माइनॉरिटी को, एट द सेम टाइम आप हार्म प्रिंसिपल पे चलेंगे। अगर माइनॉरिटी कुछ राइट्स है जो दे आर टॉकिंग अबाउट हार्म, फॉर एग्जांपल हो सकता है ना कि चाइल्ड सैक्रिफाइस बोला जा रहा होगा कि ये माइनॉरिटी राइट है, एट द सेम टाइम आप आपके पास अधिकार है कि आप नाइफ लेके घूम सकते हैं, अगर रिलीजन के अंदर में अलाउ है या फिर आपका कल्चर में अलाउ है, तो ये देना नहीं चाहिए क्योंकि हार्म प्रिंसिपल के खिलाफ है। एट द सेम टाइम आप क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लेके आएंगे मेंटल नैरेटिज्म में। आप जो डोमिनेट कल्चर है उसको आप उसके अंदर में क्रिटिक लेके आएंगे, आप उसके अंदर इंक्लूसिव कैसे लेके आएंगे, व्हेन देयर इज अ मोर इंक्लूजन ऑफ द माइनॉरिटी इनटू द डोमिनेंट कल्चर, ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स का बात करेंगे। फिर आप डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, आप बात विचार सभा ये सब इंटरसेक्शनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई दलित है और ऊपर से वो रेफ्यूजी है, एक है दलित और एक आईएएस है, तो दोनों में फर्क है, दोनों दलित है लेकिन इंटरसेक्शनलिटी के हिसाब से वो ज्यादा प्रिविलेज है ये कम, तो इसके हिसाब से आपको फोकस करना है। एंड तो लास्ट ईयर क्रिटिक मल्टीकल्चरिज्म क्या है, तो अमर्त्य सेन ने क्रिटिक है, मार्क्सिस्ट क्या है, फेमिनिस्ट क्या है। अमर्त्य सेन बात करते हैं रिगार्डिंग कि मल्टीकल्चर प्रमोट करते हैं तो उससे आइडिया ऑफ घेटो घेटो प्रमोट होता है, हर जगह घेटो कल्चर बन जाता है। तो इंडिया में भी ऐसा ऐसा कुछ जगह होता है, लेकिन जनरली हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेट करें, वो तभी हम लोग मल्टीकल्चर में सक्सेसफुल होगा रादर देन घेटो कल्चर। मार्क्सिस्ट बात करते हैं रिगार्डिंग कि ये राइट्स, मुझे राइट्स मिलना चाहिए, मुझे मेरा ये अधिकार है अधिकार, लेकिन ड्यूटी का बात नहीं हो रहा, कैसा सोसाइटी का ड्यूटी क्या है, इकोनॉमिकली आपका क्या स्टेटस हो वो ज्यादा डिटरमाइन करता है रादर देन कि सोशल, तो मार्क्स का हो गया। देन फेमिनिस्ट बात करते हैं कि कम्युनिटी राइट्स पर फोकस ज्यादा किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो कम्युनिटी सेंट्रिक ग्रुप है उनके जो लीडर होते हैं वो मोस्टली मेल होता है, फॉर एग्जाम्पल खाप पंचायत हो गया, फॉर एग्जाम्पल जो जो रिलीजियस लीडर होते हैं मोस्टली मेल होते हैं, तो फीमेल अधिकार खत्म हो जाता है, इसलिए इंडिविजुअल राइट को प्रमोट करना चाहिए फ्रॉम फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। और फ्रॉम नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव मल्टीकल्चरल प्रमोट्स सब नेशनलिज्म, कभी कभी स्पेशल राइट, इट हार्म्स द मेजोरिटी। उसके बाद फिर नेटिविज्म का जो अपना राइट्स है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है और सॉवरेंटी का हैम्पर होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे। यस, तो ये सवाल भी आ जाएगा। करंट एग्जाम्पल फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पर भी बात हो रहा है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ब्लैक कल्चर से लेकर के ऐसी बताइए। इंडिया, लेकिन इसमें डिफरेंट है, ब्रिटेन में इंडिया में नहीं है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, ये बस फर्क है बड़ा। उन लोग मल्टीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग डाइवर्स हैं, उन लोग हम लोग वो प्रैक्टिस, है उन लोग बात करें कैसे होमोजेनिटी सोसाइटी के अंदर में उसको मतलब कैसे प्रैक्टिस कर कैसे इंटीग्रेट करें, हम लोग शुरू से हजारों साल से वैसे ही, हम लोग बस चलना है, डाइवर्सिटी को रखना है, हम लोग मेंटेन करना है, ये फर्क आई थिंक है। वंडरफुल 21st सेंचुरी में क्या फोकस करना चाहिए, सेम टाइम में फोकस ये करना चाहिए कि जो मल्टी कल्चरलिज्म है इट डज नॉट इम्पैक्ट नेशनलिज्म या नेशनल आइडेंटिटी एज अ होल, देयर हैज टू सेटिंग अ बैलेंस बिटवीन नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड मल्टीकल्चर। एट द सेम टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म का क्रिटिक ये है कि सब चीज सब्जेक्टिव नहीं है, सब चीज पर्सपेक्टिव नहीं है, कुछ कुछ चीज मोरालिटी है, सच्चाई सच्चाई होता है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी होता है, 2+2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीज ऑब्जेक्टिव है, कुछ कुछ चीज सच्चा है, हर चीज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो ये good. I think very good overview and very fluid and thought-provoking ideas. And on the same lines, we will take up the next topic. And definitely at the back end, we are doing a lot of exercises, lot of course materials, lot of thinking, lot of brainstorming. We'll continue with the same attitude, same aptitude. We are not practicing multiculturalism. We are diverse, as we are saying. So we'll follow the same attitude and same idea, not only here, but in other aspects also. Thank you very much. And keep watching, keep learning, and join us in order to learn more and to get success. Thank you. थैंक यू सर।